तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है द डायलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि जो फ्रांस के लोग थे जिन्होंने इंडो चाइना को एक तरीके से कॉलोनी बनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा डायलेमा में थे कि आखिर वियतनाम के लोगों को, इंडो चाइना के लोगों को क्या एजुकेशन देना है और कितना एजुकेशन देना है। और इसी चीज़ के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंच कॉलोनाइजेशन वाज नॉट बेस्ड ओनली ऑन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इट वाज ऑल्सो ड्राइवन बाय द आइडिया ऑफ civilizing mission like the British in India. The French claimed that they were bringing modern civilization to the Vietnamese. तो देखिए, फ्रेंच कॉलोनाइजेशन जो था वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन पर बेस्ड नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि वो चाहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और हम ज़्यादा पैसा कमाकर फ्रांस चले जाएं। उन्हें एक चीज़ लगती थी कि हम जो हैं वो पूरी दुनिया को सिविलाइज करने के मिशन पर निकले हैं, जैसा कि यूरोप के दूसरे देश भी समझते थे। जैसा कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उन्हें वो भी यही कहते थे कि हम इंडिया को अच्छा बनाना चाहते हैं, सिविलाइज बनाना चाहते हैं, उन्हें चलना फिरना पढ़ना लिखना सिखाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से जो फ्रांस के लोग थे उनका कहना था, वो क्लेम करते थे कि वो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो वियतनाम के लोगों को सिखा रहे हैं और वियतनाम के लोगों को नए नए चीज़ें सिखा रहे हैं। और वियतनाम के लोग जो हैं वो काफ़ी पुरानी सभ्यता को फॉलो करते हैं और वो जो है आज के ज़माने में बहुत ही पुराना हो चुका है। दे टुक फॉर ग्रांटेड दैट यूरोप हैड डेवलप्ड द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन। उन्होंने यह पहले से ही मान लिया था कि यूरोप के लोग जो है उन्होंने सबसे अच्छा सिविलाइजेशन क्रिएट किया है। सो इट बिकेम द ड्यूटी ऑफ द यूरोपियंस टू इंट्रोड्यूस दीज मॉडर्न आइडियाज़ टू द कॉलोनी even if this means destroying local cultures, religions and traditions, because these were seen as outdated and prevented modern development. तो इस वजह से जो यूरोपियंस थे उन्होंने ये मान लिया कि उनका जो सिविलाइजेशन है वो सबसे अच्छा है। तो इस वजह से ये उनकी एक तरीके से ड्यूटी बन गई कि यूरोपियन जो हैं वो मॉडर्न आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करें कॉलोनी में, और भले ही इसका यूज़ जो है या फिर इसका मतलब ये हो कि वहाँ के लोकल कल्चर्स को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ के रिलीजन को ख़त्म कर दिया जाए और ट्रेडिशन को ख़त्म कर दिया जाए। उसका रीज़न ये था कि यूरोपियंस या फिर मेनली हम बात करें फ्रेंच की, तो उनका मानना ये था कि ये सभी जो रिलीजन है, ट्रेडिशन है और कल्चर्स हैं, ये सभी आउटडेटेड हैं और ये सभी जो मॉडर्न डेवलपमेंट है इनको रोकते हैं। इस वजह से इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। एजुकेशन वाज सीन एज द ओनली वे टू सिविलाइज द नेटिव, बट इन ऑर्डर टू एजुकेट देम फ्रेंच हैज़ टू रिजॉल्व अ डायलेमा, हाउ फेयर वियतनामीज टू बी एजुकेटेड। तो देखिए, एजुकेशन जो है वही एक चीज़ था जो कि उनके अनुसार माना जाता था कि ये सिविलाइज कर सकता है जो नेटिव वियतनाम के रहने वाले लोग हैं उन लोगों को। लेकिन वियतनामीज़ को एजुकेट करने के लिए आखिर फ्रांस के लोगों को, जो रूलर्स थे, उनको एक डायलेमा रिजॉल्व करना था कि आखिर वियतनाम के लोगों को, जो वियतनामीज़ थे, उन्हें कितना एजुकेशन देना है। द फ्रेंच नीडेड एन एजुकेटेड लोकल लेवल फोर्स, बट दे feared that education might create problems. Once educated, the Vietnamese may begin to question the colonial domination. तो जो फ्रेंच लोग थे या फिर जो फ्रेंच रूलर्स थे जो कि यहाँ पर रूल कर रहे थे या फिर फ्रेंच बिजनेसमैन थे, उन्हें एजुकेटेड लेवल फोर्स चाहिए था ताकि वो अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कमा सके, कम लेबर कॉस्ट पर उन्हें अच्छा लेबर मिल सके। लेकिन उन्हें एक बात का डर था कि अगर एजुकेशन हमने प्रोवाइड किया तो एजुकेशन जो है वो वियतनाम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसका रीज़न ये था कि जो वियतनामीज़ हैं अगर वो पढ़ लेंगे तो वो फिर कॉलोनियल डोमिनेशन को, कॉलोनियल रूल को चैलेंज करना शुरू कर देंगे और क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। मोरओवर, फ्रेंच सिटीजन्स लिविंग इन वियतनाम कॉल्ड कोलोन्स began fearing that they might lose their jobs as teachers, shopkeepers, policemen to educated Vietnamese. So they opposed policies that would give the Vietnamese full access to the French education. इसके अलावा जो फ्रेंच सिटीजन्स थे जो कि वियतनाम में रह रहे थे, जिन्हें कोलोन्स कहा जाता था, उन्हें ये डर लगने लगा कि वो अपने जॉब्स लूज़ कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंच लोग थे जो कि टीचर के रूप में काम कर रहे थे, जो कि शॉपकीपर्स के रूप में काम कर रहे थे, पुलिसमैन के रूप में काम कर रहे थे। और हो सकता था कि ये पोस्ट जो हैं जो एजुकेटेड वियतनामीज़ आ जाएं उनके पास चले जाएं। तो इस वजह से जो फ्रेंच लोग वहाँ रह रहे थे वियतनाम में, उन्होंने इस पॉलिसी को अपोज करना शुरू किया कि नहीं, एजुकेशन नहीं देना चाहिए वियतनाम के लोगों को। अब इसके बाद है टॉपिक नंबर 2.1 जिसका नाम है टॉकिंग मॉडर्न।
The French were faced with yet another problem in the shape of education. The elites in Vietnam were powerfully influenced by the Chinese culture. To consolidate their power, the French had to counter this Chinese influence. तो इसके अलावा फ्रांस के रूलर्स के पास एक और प्रॉब्लम आ गई, वो ये थे कि देखिए एजुकेशन में जो वियतनाम के जो एलिट थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे चाइनीज़ कल्चर के द्वारा, और उनको अपने पद को मजबूत करने के लिए, अपने पावर को मजबूत करने के लिए फ्रेंच लोगों को इस चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करना था या फिर एक तरीके से ख़त्म करना था. सो दे दिस सिस्टमैटिकली डिसमेंटल्ड द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम एंड established French school for the Vietnamese. But this was not easy. Chinese, the language used by the elites so far, had to be replaced, but what was to take its place? Was the language to be Vietnamese और French? तो देखिए उन्होंने सिस्टमेटिकली ट्रेडिशनल जो एजुकेशनल सिस्टम था उसको ख़त्म करना शुरू किया और उसके जगह पर फ्रेंच स्कूल बनाने शुरू किए ताकि वियतनामीज़ को एजुकेशन दिया जा सके. लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान नहीं था. उसका रीज़न ये था कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ किया जाता था एलिट लोगों के द्वारा, आखिर उसको जब रिप्लेस किया जाए तो आखिर किस लैंग्वेज से रिप्लेस किया जाए, उसके जगह पर वियतनामीज़ पढ़ाया जाए या फिर उसके जगह पर फ्रेंच पढ़ाया जाए. There were two broad opinions on this question. Some policy makers emphasized that the need to use the French language as the medium of instruction. By learning the French language, they felt the Vietnamese would be introduced to the culture and civilization of the France. This would help create an Asiatic France solidify to European France. तो इस बात को लेकर कि आखिर वियतनामीज़ पढ़ाना चाहिए या फिर फ्रेंच पढ़ाना चाहिए, दो तरह के ओपिनियंस थे. कुछ पॉलिसी मेकर्स जो थे वो इम्फेसाइज करते थे कि हमें फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और अगर वियतनाम के लोग इस लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो वियतनाम के जो लोग हैं वो फ्रांस के कल्चर से, फ्रांस के सिविलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जान पहचान उनका हो जाएगा, और इस वजह से जो एक तरीके से एशियाटिक फ्रांस है यानी कि वियतनाम, वो और यूरोपियन फ्रांस जो है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा. The educated people in Vietnam would respect French sentiments and ideals, see the superiority of French culture and work for the French. Others were opposed to the French being the only medium of instruction. तो अगर हम इस तरीके के एजुकेशन, फ्रेंच को लैंग्वेज को यूज़ करके एजुकेशन प्रोवाइड करें तो वियतनाम के जो लोग हैं वो फ्रेंच सेंटीमेंट को, फ्रेंच आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, और फ्रांस का जो सुपीरियरिटी है, फ्रांस कल्चर को सुपीरियर समझना शुरू करेंगे और फ्रांस के लोगों के लिए काम करना शुरू करेंगे. उन्हें वो ज़्यादा अच्छा समझेंगे और उन्हें लगेगा कि उनका जो सिविलाइजेशन है उसके मुकाबले फ्रेंच सिविलाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है. इसके अलावा जो दूसरे लोग थे वो इस आइडिया से काफ़ी ज़्यादा अपोज कर रहे थे कि नहीं, फ्रेंच को केवल मीडियम के रूप में यूज़ नहीं करना चाहिए. दे सजेस्टेड दैट वियतनामीज बी टॉट इन लोअर क्लास एंड फ्रेंच इन द हायर क्लास. उन्होंने इस तरीके का सजेशन दिया कि वियतनामीज जो है लैंग्वेज उसको लोअर क्लास में सिखाना चाहिए और हायर क्लास में हमें फ्रेंच सिखाना चाहिए. The few who learned the French and acquired French culture would be rewarded with French citizenship. और उसमें से कुछ लोग जो कि फ्रेंच सीख लेंगे और फ्रेंच कल्चर को अच्छी तरह से जान लेंगे और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उन्हें फ्रेंच सिटीजनशिप के साथ हमें अवार्ड करना चाहिए. However, only the Vietnamese elite comprising a small fraction of the population could enroll in the school, and only a few among those admitted ultimately passed the school leaving examination. These were largely because of the deliberate policy of failing students, particularly in the final year, so that they could not qualify for better paid jobs. Usually as many as 2/3 of students failed. In 1925, in a population of 17 million, there were less than 400 who passed the examination. तो देखिए जो वियतनामीज एलिट थे जो कि पॉपुलेशन का बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा था, वही स्कूल में जा सकते थे, वही स्कूल में दाखिला ले सकते थे, और इसके अलावा बहुत ही कम अमाउंट में जो स्टूडेंट्स थे वो अल्टीमेटली पास करते थे और स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन देते थे. उसका रीज़न ये था कि जो फ्रेंच एजुकेटर्स थे वो जानबूझकर स्टूडेंट्स को फेल कर देते थे और मेनली वो फाइनल ईयर में फेल करते थे ताकि जो बेटर पेड्स जॉब है, अच्छे जॉब्स है, उनके लिए वो क्वालिफाई नहीं कर सके.
यूजुअली जो 2/3 स्टूडेंट्स थे वो फेल कर जाते थे फाइनल एग्जामिनेशन में या फिर सभी एग्जामिनेशन में। और फॉर एग्जांपल आप देख लें 1925 में जब पॉपुलेशन थी करीब 17 मिलियन, उस समय में करीब 400 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को पास किया था। School textbook glorified the French and justified colonial rule. The Vietnamese were represented as primitive and backward, capable of manual labor but not of intellectual reflection. They could work in the field but not rule themselves. They were skilled copyists but not creative. तो देखिए जो स्कूल टेक्स्ट बुक बनाए गए फ्रांस एजुकेटर्स द्वारा स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, उन्होंने जो कॉलोनियल रूल था, फ्रांस का जो कॉलोनियल रूल था, उसको जस्टिफाई करना शुरू किया कि हाँ ये जो चीज़ है ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए, इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। और इसके अलावा जो वियतनामीज़ थे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाने लगा बैकवर्ड पीपल के रूप में कि वो काफ़ी बेवकूफ़ हैं, उन्हें काफ़ी पिछड़े हैं, उनको सही चीज़ का पता नहीं है, सही जानकारी नहीं है, और वो सिर्फ मैनुअल लेबर के रूप में काम कर सकते हैं और इंटेलेक्चुअल के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, और वो सिर्फ फील्ड के रूप में काम कर सकते हैं, और वो एक कॉपिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, और वो जो है क्रिएटिविटी उनके अंदर नहीं है। इस तरीके की चीज़ स्कूल्स में पढ़ाए जाने लगे। स्कूल चिल्ड्रन वेयर टोल्ड दैट द ओनली फ्रेंच रूल कुड इंश्योर पीस इन वियतनाम सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच रूल द वियतनामीज पेजेंट्स नो लॉन्गर लिव्स इन कॉन्स्टेंट टेरर ऑफ पायरेट्स काम इज कंप्लीट एंड पेजेंट्स कैन वर्क विथ अ गुड हार्ट। तो देखिए स्कूल चिल्ड्रंस को ऐसा बताया जाने लगा कि फ्रांस का फ्रेंच जो रूल था, कॉलोनियल रूल, वही वियतनाम में शांति बनाकर रख सकता है। और जब से फ्रेंच रूल आया है तब से वियतनामीज जो पेजेंट्स हैं उन्हें किसी भी तरीके के लुटेरों डकैतों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छी तरह से उन्हें शांति है। और इसके अलावा पेजेंट जो हैं वो दिल लगाकर एक तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद अब टॉपिक नंबर 2.2 लुकिंग मॉडर्न। The Tonkin Free School was started in 1907 to provide a Western-style education. This education included class in science, hygiene, and French. These classes were held in evening and had to be paid for separately. तो देखिए ये जो टोंकिन फ्री स्कूल था ये स्टार्ट किया गया था 1907 में ताकि वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन दिया जा सके। इस एजुकेशन में साइंस पढ़ाया जाता था, हाइजीन सिखाया जाता था और फ्रेंच सिखाया जाता था, और ये क्लासेस शाम में होते थे और इनके लिए पैसे अलग से चुकाने पड़ते थे। The school's approach to what is means to be modern and is a good example of the thinking prevalent at that time. It was not enough to learn science and Western ideas to be modern. The Vietnamese had to also look modern. तो देखिए ये जो स्कूल का अप्रोच था ये चीज़ सिखाने के लिए बनाया गया था कि आखिर मॉडर्न क्या होता है, मॉडर्न आप कैसे बन सकते हैं, मॉडर्न क्या होता है, ये चीज़ सिखाने के लिए बनाया जाता था। और उस समय में जो चीज़ प्रचलित थी, और ऐसा ही आपके लिए ये एक तरीके से इनफ नहीं था कि आप केवल साइंस सीख लें या फिर वेस्टर्न आइडियाज़ आप जान लें। इसके अलावा आपको एक तरीके से मॉडर्न दिखना भी होगा, और इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें भी करनी होंगी। द स्कूल इनकरेज द एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न स्टाइल्स सच एज हैविंग अ शॉर्ट हेयर कट फॉर द वियतनामीज। दिस मीन्स अ मेजर ब्रेक इन विद देयर ओन आइडेंटिटी सिंस दे ट्रेडिशनली केप्ट लॉन्ग हेयर्स। तो देखिए जो स्कूल जो है वो वेस्टर्न स्टाइल्स को एडॉप्ट करने के लिए सिखाता था, और फॉर एग्जांपल जो वेस्टर्न स्टाइल जैसे कि छोटे छोटे बाल शॉर्ट हेयर कट रखने के सिखाता था, लेकिन जो वियतनामीज़ थे उनके लिए ये एक तरीके का आइडेंटिटी चेंज करने जैसा ही था, क्योंकि जो वियतनामीज़ थे वो ट्रेडिशनली काफ़ी लंबे लंबे बाल रखते थे, काफ़ी बड़े बाल रखते थे। और फॉर एग्जांपल आप सोच सकते हैं अब एक सोसाइटी में जहाँ पर सभी लोग बड़े बड़े बाल रखते हैं और अचानक आप बाल कटवा कर वहाँ पहुँच जाएँ तो आप एक तरीके से ऑकवर्ड भी फील करेंगे, और एक तरीके से आप अपनी जो आइडेंटिटी है वो भी लूज़ कर देंगे उस सोसाइटी में। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स थे वहाँ पर। टू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टोटल चेंज देयर वेयर इवन अ हेयर कटिंग चैंट। तो इस तरीके के एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कविता जैसी बनाई गई थी। कॉम्ब इन द लेफ्ट हैंड, सीजर इन द राइट, स्निप स्निप क्लिप क्लिप, वॉच आउट, बी केयरफुल, ड्रॉप स्टूपिड प्रैक्टिसेस, डम चाइल्डिश थिंग्स, स्पीक ओपनली एंड फ्रेंकली, स्टडी वेस्टर्न कस्टम्स। तो इस तरीके के एक तरीके से कविता बनाया गया था छोटे छोटे, ताकि लोगों को चिढ़ाया जा सके, उसे यूज़ किया जा सके।
इसके बाद टॉपिक नंबर 2.3 रेजिस्टेंस इन स्कूल्स। आखिर स्कूल्स में किस तरीके से रेजिस्टेंस हुआ। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द करिकुलम, समटाइम्स देयर वेर ओपन अपोजिशन, एट द अदर टाइम्स देयर वर साइलेंट रेजिस्टेंस। As the number of Vietnamese teachers increased in the lower class, it became difficult to control what was actually taught. While Vietnamese teachers quietly modified the text and criticized what was stated. तो देखिए टीचर्स और जो स्टूडेंट थे वो ऐसा नहीं था कि आंख बंद कर सीधे वो करिकुलम को फॉलो करने लगते थे कि जो कि फ्रेंच लोगों ने लिख कर भेज दिया वही वो पढ़ने लगते थे या फिर पढ़ाने लगते थे। कुछ समय में वो ओपन अपोजिशन करते थे, कुछ समय वो साइलेंट रेजिस्टेंस करते थे। और जैसे जैसे वियतनामीज टीचर की संख्या बढ़ती गई छोटे क्लासों में, नीचे के क्लासों में, तो ये बात कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया कि आखिर रियलिटी में पढ़ाया किया जा रहा है। तो पढ़ाने के दौरान जो वियतनामीज टीचर्स होते थे वो चुपचाप जो टेक्स्ट होते थे उसको मॉडिफाई करते थे, अपने अनुसार पढ़ाते थे, और जो टेक्स्ट लिख कर पढ़ाया जा रहा है उसको वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। इन 1926 a major protest erupted in Saigon Native Girls School. A Vietnamese girl sitting in one of the front seat was asked to move to the back of the class and allow a local French student to occupy the front bench. She refused. The principal, who also a cologne French people, एक्सपेल्ड है। तो देखिए 1926 में एक मेजर प्रोटेस्ट आया था सैगोन नेटिव गर्ल्स हाई स्कूल में। एक वियतनामी लड़की थी जो कि आगे की सीट पर बैठी हुई थी, उसे हटने के लिए कहा गया टीचर द्वारा ताकि एक जो वहाँ फ्रेंच स्टूडेंट था वो उस सीट पर बैठ सके, एक गर्ल्स स्टूडेंट। लेकिन जो वियतनामीज लड़की थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो इस वजह से जो प्रिंसिपल था जो कि एक फ्रेंच नागरिक ही था, उसने उस लड़की को एक्सपेल कर दिया, स्कूल से निकाल दिया। व्हेन एंग्री स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट दे टू वेयर एक्सपेल्ड, leading to further spread of open protest. Seeing a situation getting out of control, the government forced the school to take the students back. The principal reluctantly agreed but warned the student, "I will crush all Vietnamese under my feet. You wish my deportation? Know well that I will leave only after I am assured Vietnamese no longer inhabit Cochinchina." तो देखिए जब स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करने लगे उन्हें भी एक्सपेल कर दिया गया। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा ओपन प्रोटेस्ट होने लगे। इस सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल, अपने कंट्रोल से बाहर होते हुए देख सरकार ने फोर्स किया कि स्टूडेंट को वापस ले लिया जाए। तो इसके बाद जो प्रिंसिपल था उसने वापस तो ले लिया, लेकिन उसने कहा कि मैं सभी वियतनामीज को अपने पैरों के नीचे क्रश कर दूंगा। तुम चाहते हो कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, तो ये बात ध्यान रखना कि मैं तभी इस इलाके को छोड़ूंगा, वियतनाम छोड़ूंगा, जब वियतनामीज जो हैं इस रीजन में नहीं रहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Elsewhere, a student fought against the colonial government's effort to prevent the Vietnamese from qualifying for white-collar job. They were inspired by patriotic feelings and conviction that it was duty of the educated to fight for the benefit of society. This brought them into conflict with the French as well as the traditional elite, since both saw their position threatened. तो देखिए बहुत अलग अलग जगहों पर जो स्टूडेंट थे उन्होंने फाइट किया कॉलोनियल गवर्नमेंट एफर्ट को, ताकि वो क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो प्रिवेंट करना चाहती थी वियतनामीज़ को, ताकि वो वाइट कलर जॉब में क्वालिफाई कर सके। और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर वो हुए थे पेट्रोटिंग फीलिंग से और इस बात से कि देखिए जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए फ़ाइट करें। और दिस ब्राउट देम इनटू कन्फ्लिक्ट विद फ्रेंच, और इस चीज़ ने उन्हें फ्रेंच के साथ एक तरीके से कन्फ्लिक्ट में लाकर खड़ा कर दिया। और इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल एलिट थे वियतनाम के, उनके साथ भी फाइट में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि ये जो दोनों लोग थे ये दोनों को लगता था कि इनका जो पोजीशन है वो एक तरीके से खतरे में है। बाय द 1920s स्टूडेंट्स वेयर फॉर्मिंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज सच एज पार्टी ऑफ यंग अन्नान, पब्लिशिंग नेशनलिस्ट जर्नल सच एज अनानीज स्टूडेंट। तो देखिए इसके बाद 1920 आते आते तक जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि पार्टी ऑफ यंग अन्नान, और इसके अलावा नेशनलिस्ट जर्नल भी वो प्रोड्यूस करने लगे जैसे कि अनानीज स्टूडेंट्स। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
School thus became an important place for political and cultural battle. The French sought to strengthen their rule in Vietnamese through the control of education. They tried to change the values, norms, and perceptions of the people to make them believe in the superiority of French civilization and the inferiority of the Vietnamese. तो देखिए जो स्कूल थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बन गए पॉलिटिकल और कल्चरल बैटल के लिए। जो फ्रेंच थे वो अपने पद को मजबूत करना चाहते थे, प्रेजेंस को मजबूत करना चाहते थे वियतनाम में एजुकेशन को कंट्रोल करके। उन्होंने इस बात की कोशिश की वो वहाँ के वैल्यूज़ को चेंज कर दें, वहाँ के जो नॉर्मल थिंग्स हैं इनको चेंज कर दें, परसेप्शन जो लोगों के हैं उसको चेंज कर दें, और उनको ये बिलीफ दिला दें कि फ्रेंच सिविलाइजेशन जो है वो उनके सिविलाइजेशन के मुकाबले ज़्यादा सुपीरियर है और वियतनामीज जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर हैं। Vietnamese intellectuals, on the other hand, feared that Vietnam was losing not just control over its territory, but its very identity. Its own culture, customs were being devalued, and the people were developing a master-slave mentality. The battle against French colonial education became part of the larger battle against the colonialism एंड फॉर द इंडिपेंडेंस। तो वहीं जो वियतनामीज इंटेलेक्चुअल्स थे वो दूसरे पक्ष में ये समझते थे कि वियतनाम जो है वो सिर्फ अपने टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल नहीं खो रहा है बल्कि वो अपनी एक तरीके से आइडेंटिटी खो रहा है। वो कैसे? क्योंकि ये उनका कल्चर कस्टम जो है उसको भी एक तरीके से डीवैल्यू किया जा रहा है, और जो लोग हैं उनके अंदर मास्टर स्लेव की मेंटालिटी एक तरीके से बनती जा रही है। और ये जो फ्रेंच कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो विरोध था, बैटल था, वो एक तरीके से बहुत बड़ा बैटल बन गया जो कि आगे चलकर कॉलोनियलिज्म के विरोध में बैटल के रूप में बना और इंडिपेंडेंस के समर्थन में एक तरीके से बैटल के रूप में यूज़ हुआ। इसके बाद हमारा टॉपिक है नेक्स्ट 3 हाइजीन, डिजीज़ एंड एवरीडे रेजिस्टेंस, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।